मैं उमर मंसूरी युवा साथी एक्सक्लूसिव में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आज हम युवा साथी एक्सक्लूसिव के अंदर हम हिंदुस्तान के डिफरेंट इश्यूज़ पर डिस्कस करेंगे और इस अहम डिस्कशन में हमारे साथ CERT के डायरेक्टर और SIO के नेशनल सेक्रेटरी फवाद शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेरा पहला सवाल फवाद भाई आपसे ये है कि CERT सेंटर फॉर एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट उसका मकसद क्या है हिंदुस्तान में? देखिए, सेंटर फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एक स्टूडेंट लेड इनिशिएटिव से स्टार्ट हुआ है और अब वो एक फुल फ्लेज रिसर्च सेंटर है जिसका प्राइमरी मोटिव जो है इंडिया के एजुकेशनल पॉलिसी पे काम करना है विद द इंटेंशन टू मेक एजुकेशन मोर इक्विटेबल, एक्सेसिबल एंड हैव बेटर क्वालिटी। तो इक्विटी, एक्सेस और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे हम लोग काम करते हैं और इसके सिलसिले में कुछ एरियाज जो हमने अभी तक जिनको आइडेंटिफाई करके काम किया है, राइट टू एजुकेशन के ऊपर, खास करके उस एक्ट का पिछले 10 साल में क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे हमने बहुत सारे कंसल्टेशंस, बहुत सारे सजेशंस, पब्लिक स्कूल सिस्टम के साथ एंगेजमेंट का काम किया है, फिर हिस्ट्री को लेकर के और दीगर सब्जेक्ट्स को लेकर के जो डिस्टॉर्शंस हमारे एजुकेशन सिस्टम में आ रहे हैं उसके ऊपर हमने काम किया है। सिमिलरली जो एजुकेशन पॉलिसी अब फ्रेम हो रही हैं नई गवर्नमेंट के, उसके साथ एंगेज करके भी हमने कुछ अपनी तरफ से सजेशंस और एडवाइस देने की कोशिश की है। मेरा एक दूसरा अहम सवाल ये है कि आज UGC ने सिलेबस के अंदर हिस्ट्री को तब्दील करने की कोशिश की, तो CERT इस चीज़ को कैसे देखती है? देखिए, UGC का ने पहली बार एक तो कोई सिलेबस किसी सब्जेक्ट का ले डाउन किया है। पहले ऐसा होता नहीं था कि एक सेंट्रलाइज सिलेबस कोई एजेंसी दे रही है, और वो जो सिलेबस भी दिया है तो उसमें बहुत क्लियरली विजिबल है। उन्होंने एंशियंट इंडिया में आइडिया ऑफ भारत, जो कि मतलब एज एन आइडिया 100-200 साल पहले एग्जिस्ट भी नहीं करता था कि एक यूनिफाइड एंटिटी है, लेकिन एंशियंट इंडिया में आइडिया ऑफ भारत और माइथोलॉजीज पे बहुत ज़्यादा फोकस। इससे पहले का जो सिलेबस था उसमें कौटिल्य, अर्थशास्त्र, जो इंडिया के नॉन रिलीजियस ट्रेडिशंस भी थे, या स्ट्रिक्टली स्पीकिंग जो हिंदुत्व जिनको अपने स्पिरिचुअल लेगेसी मानता है, उनके अलावा भी जो ट्रेडिशंस थे उनकी बात होती थी, उनको हटाया गया है। मिडीवल हिस्ट्री में पूरी मुगल हिस्ट्री को एक चैप्टर में समेट दिया है, जो कि मिडीवल हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा फोकस था। और सबसे डिस्टर्बिंगली मुस्लिम रूलर्स को बार बार इन्वेडर्स की तरह पोर्ट्रे करना। तो जो हम देखते हैं हिंदुस्तान में एक खास विचारधारा है संघ परिवार की, RSS की, जो ये बताना चाहती है कि हिंदुस्तान में मुसलमान इन्वेडर के तौर पे आए और उन्होंने हिंदुओं पे कब्जा किया, गोल्डन पीरियड खत्म किया। ये सब हिस्टोरिकली अनसब्सटेंशिएटेड बातें हैं। आज की पॉलिटिक्स है जो वो 1000 साल पुरानी हिस्ट्री पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक कंसर्निंग डेवलपमेंट है। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें UGC से बढ़कर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में इसको शामिल किया जाएगा? ये एक खदशा यकीनन है। सरकार ने नया एजुकेशन पॉलिसी के बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क डिजाइन करने का भी प्लान किया है। ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने बहुत सारे प्रपोजल्स आए हैं। इस तरह की चीजें आई हैं कि औरंगजेब के ऊपर इतनी बात नहीं होनी चाहिए सिलेबस में, मिडीवल हिस्ट्री के ऊपर इतना फोकस नहीं होना चाहिए, जो यूजुअल सस्पेक्ट्स। अभी तक हिस्ट्री पे ही फोकस ज्यादा रहा है, बट हम इस पे थोड़ा ब्रॉड फोकस लेना चाहते हैं। वी नो कि हिस्ट्री में डिस्टॉर्शंस का तो एक खदशा है, उस पे हम डिस्कशन करेंगे, बट ओवरऑल इस नई सेंचुरी में डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन, AI के चैलेंजेस में एजुकेशन सिस्टम और करिकुलम को कैसे तब्दील होना चाहिए, हम उसकी तरफ फोकस लाने की कोशिश करेंगे, रादर देन ये पॉलिटिकल अखाड़ा बनाने से अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा एक सीधा सवाल ये है, एज एन CERT डायरेक्टर, आज ओपोजिशन का कहना ये है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन सरकार ने कब्जा कर लिया है। अगर हम और ज़्यादा आगे बढ़े तो ये कहना हो सकता है कि RSS ने काफ़ी सारी चीज़ें कब्जा कर ली। तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? आप एज ए CERT डायरेक्टर आप कितना इसको इम्पैक्टफुल बना पाएंगे आप इसको? देखिए, ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और यकीनन इस मुल्क में पॉलिटिकल ऑपोजिशन का क्या स्टेट है उस पर मैं अभी कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन ये सब काम जो होते हैं इंस्टीट्यूशनल काम होते हैं। एक सरकार एजेंडा लेके आई है, आइडियोलॉजिकल एजेंडा लेके आई है, तो बहुत लाइकली है कि वो पूरा होगा। लेकिन उसके बावजूद
उससे इंगेज करना, ऑल्टरनेटिव्स रखना, क्योंकि ये हम नहीं फॉर गिवन ले सकते कि हर इंस्टीट्यूशन में सारे लोग बदल गए हैं। ऑल्सो आज की सरकार कुछ गलत कदम लेती है, अगर हम अब कोई काम करना शुरू करेंगे, एटलीस्ट ऑल्टरनेटिव्स रखेंगे, हो सकता है डाउन द लाइन हम लोगों को कन्विंस कर पाए और उसके बाद जो चेंज आए उसमें ये तब्दीलियां कबूल हो जाएं। तो मसला ये है कि हमने कभी इंस्टीट्यूशंस के साथ इंगेजमेंट को प्रायोरिटी बनाया ही नहीं। पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल फोर्स एजेंट से सिर्फ हम जब इंगेज करते हैं तो वो बहुत सतही और बहुत टाइम बाउंड इंगेजमेंट होता है। अब जब इंस्टीट्यूशंस के साथ इंगेज करते हैं देन इट हैज अ लॉन्गर शेल्फ लाइफ, और कल को हालात बदलते हैं, आपने काम आपका अच्छा है, इट विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, कल को ऑल्टरनेटिव कबूल भी होगा। जैसे मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप JNU के एज ए रिसर्च स्कॉलर हैं, तो हिंदुस्तान के ह्यूमन राइट्स इंडेक्स के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि बार बार ये चीज़ें डिस्कशन में आ रही हैं कि माइनॉरिटीज़ को, चाहे वो दलित हो, चाहे वो SC ST हो, वहाँ पर ह्यूमन राइट इंडेक्स बहुत कम है। तो इस ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है? देखिए, ह्यूमन राइट्स इश्यूज पे इंडिया कंसिस्टेंटली पिछले खास करके 1-2 सालों से पूरी दुनिया में हमारी रुसवाई हो रही है, और हर जगह से ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो कि एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के तौर पे माना जाता है, वहां पे डेमोक्रेसी का बैकस्लाइड हो रहा है। पूरी दुनिया में आज ये गुफ्तगू है दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेसी इन डिक्लाइन, क्योंकि उसके बहुत सारे विजिबल इंडिकेटर्स हैं। ओपनली इंडिया में डिस्क्रिमिनेटरी लॉज पास हो रहे हैं। बहुत सीधा एग्जांपल है, हम अभी गुजरात में बैठे हैं, गुजरात में फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे एक बिल पास हुआ है, और इस तरह के रिलीजियस कन्वर्जन के नाम पे एक नंबर ऑफ लॉज पास हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में। तो ये हमारे लिए अपने आप में एक इंडिकेशन है कि आप रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर जब अटैक करते हैं और कम्युनिटीज के सिटीजनशिप के ऊपर अटैक करते हैं उनकी आइडेंटिटी की बुनियाद पे, तो पूरी दुनिया के लिए साफ होता है कि आप ह्यूमन राइट्स कमिटमेंट पे पीछे जा रहे हैं, और जो अलार्म बेल्स रेज किए जा रहे हैं दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेसी इन डिक्लाइन, उसको हमको बहुत सीरियसली लेने की और करेक्शनल स्टेप्स लेने की जरूरत है। लेकिन जैसे आपने एक बिल के बारे में जिक्र किया, गुजरात में एंटी कन्वर्जेशन बिल जो कहा जाता है तो हिंदुस्तान में, चाहे आप गुजरात की अगर बात करें, तो उस चीज़ को ज़रूरी नहीं सिर्फ मुस्लिम इसके लिए परेशान होगा। हम लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो माइनॉरिटीज़, काफ़ी हद तक माइनॉरिटीज़ हिंदुस्तान में रहती है। हाँ, नहीं, और इसमें मुस्लिम की तो बात ही नहीं है। एंटी कन्वर्जन बिल का जो असली टारगेट है वो असल में देश के शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिनको हिंदू समाज में शेड्यूल्ड कास्ट का तमगा दिया गया है, वो लोग इस बिल के असल टारगेट हैं। आप अगर देखिए तो इस बिल का पूरा जो फ्रेमवर्क है वो रिलीजियस कन्वर्जन को तो टारगेट करते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आप किसी को ये नहीं कह सकते कि बेटर लाइफ या डिवाइन ब्लेसिंग्स की वजह से तुम कन्वर्ट हो जाओ। तो यानी कि वो खुद इस बात, और उसमें खास करके किया गया है कि अगर कोई किसी औरत शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब को कन्वर्ट करता है तो उनकी सजा ज्यादा होगी। तो साफ तौर पे देश का जो अपर कास्ट हिंदू समाज है, वो जो अभी पावर में है, जो लोग उनके, वो ये बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनके समाज में SCs, STs और औरतों की लाइफ बहुत बेटर हो सकती है। इसीलिए कोई अगर उन्हें बेटर लाइफ की उनसे बात कर रहा है तो उसे वो क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। तो इस लॉ में तो उनको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने डिजाइन किया है ये अपने समाज के बारे में क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है और किस तरह से समाज में बंटवारा फैलाने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा एक सवाल ये है कि आप CRT के डायरेक्टर भी है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को मिलते भी हैं, तो आप स्टूडेंट्स को किस तरह आप एड्रेस करेंगे इस तरह के इश्यूज़ को? बिकॉज कैंपस जो है वो आने वाले कल का एक भारत है, तो उस भारत को आप कैसे एड्रेस करना चाहेंगे? देखिए, सबसे ज़रूरी है कि हमारे जो आदत हो गई है पोलराइज्ड और अनइन्फॉर्म्ड स्टैंड लेने की, स्टूडेंट्स में खास करके पॉलिटिकली जो स्टूडेंट्स पॉलिटिकल ओपिनियंस रखते हैं उनके अंदर ये एक एपिडेमिक है। आप सोशल मीडिया की वजह से अनइन्फॉर्म्ड ओपिनियन और उतना ही ज़्यादा फख्र के साथ लेते हैं। तो एक स्टूडेंट्स होने के नाते, नॉलेज सीकर्स होने के नाते, नुआंस को अप्रिशिएट करना, बैलेंस को अप्रिशिएट करना और इश्यूज को उनके डेप्थ और रियलिटी में समझना, ये मतलब हमारे पूरे पब्लिक डिस्कोर्स से ये चीज़ गायब हो गई है। एज स्टूडेंट्स एंड नॉलेज सीकर्स हमें इसे रिक्लेम और रीबिल्ड करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे हिंदुस्तान पिछले कई सालों से स्ट्रगल करता रहा है, चाहे वो भारत की आज़ादी हो, चाहे वो पॉलिटिकल अलग अलग मूवमेंट्स हो, तो आज भी काफ़ी सारे मूवमेंट्स खड़े हो रहे हैं, CA NRC हो, चाहे वो फार्मर्स के बिल पर हो।
तो क्या आप एज अ एनविजन कर सकते हैं कि हम एक नया भारत, एक अच्छा भारत फिर से हम बना पाएंगे इस तरह के मूवमेंट्स के ज़रिए से? देखिए, ये असल में ये डिस्कशन बहुत लिमिट हो जाता है जब हम कोई एक सरकार या एक पार्टी की गवर्नमेंट को सिर्फ दिमाग में रख के बात करते हैं। जो आज प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यकीनन एक सरकार की पॉलिसीज हैं जो एक लिमिट क्रॉस कर चुकी हैं, उसकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन कई सारे इश्यूज इसमें स्ट्रक्चरल हैं। सिटीजनशिप को लेकर के हमारे कवानीन में पहले से दिक्कतें थी जो आज हमको हॉन्ट कर रही हैं। हमने बर्थ राइट सिटीजनशिप को तब्दील करके ये जो आप किसके बेटे हैं, आपके माँ बाप कौन थे, इस तरह का सिटीजनशिप का जो चेंज है ये कांग्रेस गवर्नमेंट्स की तरफ जाता है। इसी तरह से एग्रीकल्चरल इश्यूज में भी आप देखिए तो एक लंबे अरसे से फार्म इनकम कम होती जा रही है। तो कुछ स्ट्रक्चरल मसाइल हैं जिन स्ट्रक्चरल इश्यूज पे डिससैटिस्फैक्शन की वजह से ही ये सरकार भी पावर में आई थी। अब वो भी उन पे डिलीवर करने के बजाय और ज्यादा उन डिविजन्स को बढ़ा रही है, बल्कि इस सरकार ने तो अपना इंटेंशन ओपन कर दिया है कि ये पब्लिक एसेट्स को और जो सरकार के जो एसेट्स हैं उनको ओपन सेल ऑफ करेंगे बाकायदा। उसके लिए ये एजेंसीज प्राइवेटाइजेशन और रिफॉर्म के नाम पे पब्लिक एसेट्स को सेल ऑफ करने का पहली बार इतना क्लियर इंडिकेशन किसी सरकार ने दिया है। तो ये परेशानी वाली चीजें हैं और इस सरकार की इन पॉलिसीज से तो लोग लड़ेंगे, लेकिन होपफुली ये जो क्वेश्चनिंग शुरू हुई है, जो डिसेंट शुरू हुआ है, इसकी वजह से हम जो डीपर स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, हमारी उम्मीद यही है कि हम उनकी तरफ थोड़ा तवज्जो करेंगे और उन्हें सॉल्व करने के लिए कुछ डिस्कशन, कुछ ऑल्टरनेटिव्स की बात हो। मेरा आखिरी सवाल ये है, हम काफ़ी सारे इश्यूज पे हम डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी कहीं सालों से, तकरीबन आफ्टर 2014 देन 2019 इलेक्शन, लेकिन हम हर इश्यूज पे हम देखते हैं कि वहाँ पर इस्लामोफोबिक एक नेचर क्रिएट किया जा रहा है न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए से, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए से। तो उस चीज़ को एज एन CRT डायरेक्टर या एक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के हैसियत से आप उसको कैसे एड्रेस करेंगे, कैसे काउंटर करेंगे इस्लामोफोबिक नेचर को? देखिए, ये सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत है कि ये एक एजेंडा के तहत हो रहा है। इसमें सरकार को, ये जो मौजूदा सरकार है वो अपनी आइडियोलॉजी के लिए एक खास तरह से हिंदू समाज को यूनाइट करना चाहती है, और वो एक इनऑर्गेनिक तरीके से, जो एक ऑर्गेनिक यूनिटी होती है एक मुल्क की, उसके बजाय एक इनऑर्गेनिक तरीके से दूसरी कम्युनिटी का हेट्रेड डाल के यूनाइट करना चाहते हैं। इसलिए हमेशा मुसलमानों को किसी ना किसी खतरे के तौर पे पेश करना, वो लव जिहाद हो चाहे कोरोना जिहाद, कोई कह रहा है UPSC भी अब एक जिहाद है, तो हर चीज को एक नेगेटिव कॉनोटेशन दे करके, और एक ये हमको समझने की जरूरत है, ये सिर्फ न्यूज चैनल पे होने वाले कुछ डिस्कशन या कुछ लोगों के दिल में पैदा हुई कोई फीलिंग नहीं है। इस्लामोफोबिया असल में मंसूबाबंद तरीके से हेट का ऑर्गेनाइज्ड मोबिलाइजेशन ऑफ हेट है। तो जब एक ऑर्गेनाइज्ड मोबिलाइजेशन ऑफ हेट हो रहा है तो सबसे ज्यादा जरूरी है उस ऑर्गेनाइज्ड प्रैक्टिस को तोड़ना। यानी कि जो हेट स्पीचेस का, हेट प्रोपेगेंडा फैलाने के छोटे छोटे ग्रुप्स और मशीनरीज काम कर रही हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको ब्रेकअप करना, उन जो लोग हैबिचुअली हेट स्पीचेस देते हैं उनको क्रिमिनलाइज करना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें इस देश में एक ऐसे कानून की जरूरत है जो रिलीजियस माइनॉरिटीज को, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, जैन, सब सारे रिलीजियस माइनॉरिटीज को वायलेंस और प्रेजुडिस से प्रोटेक्शन देता हो। जैसे कि SC/STs के प्रोटेक्शन के लिए एक एट्रोसिटीज एक्ट है, सिमिलर लाइंस पे रिलीजियस माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन के लिए हमें एक कानून की जरूरत है जो कि इस तरह के हेट और वायलेंस को भी क्रिमिनलाइज करेगा, और जो रोजमर्रा का डिस्क्रिमिनेशन है, घर मिलना, स्कूल में एडमिशन, नौकरी, ये तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन है, इनको भी क्रिमिनलाइज करेगा। मेरा आखिरी सवाल ये है, बिकॉज हिंदुस्तान में देखे या गुजरात में देखे, जो यूथ है काफ़ी मायूस है, काफ़ी सारे मसाइल से जूझ रहा है, तो आप एज अ पॉजिटिव इम्पैक्टफुल उनके अंदर क्या आप वाइब्स देना चाहेंगे आप? देखिए, वो जो यूथ की मायूसी है उनको समझने की जरूरत है कि उनको इकोनॉमिकली चीट किया जा रहा है, और वो मायूसी उनकी ट्रांसफर कर दी जाती है माइनॉरिटीज पे, दलितों पे, मुसलमानों पे, क्रिश्चियंस पे, अभी वो नन्स के साथ जो हाल में मध्य प्रदेश में वाकया हुआ, ये सब उनके जो जेन्युइन इकोनॉमिक परेशानियां हैं उनको मिसडायरेक्ट किया जाता है। तो पहले तो उनको समझने की जरूरत है कि उनके साथ कोई बड़ी जंग में नहीं है। वो जो उनके साथ मसाइल हैं वो इकोनॉमी के स्ट्रक्चरल मसाइल हैं, सरकार डिलीवर नहीं कर रही है कुछ प्रोमिसेस पे, तो उनको अपनी एनर्जीज उस तरफ डाइवर्ट करने की जरूरत है कि जो मुल्क के हालात बिगड़े हुए हैं
इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं और जो जिन्वेन मसाइल हैं उनकी तरफ वो अपना अटेंशन डाइवर्ट करें। ये जो डिस्ट्रक्टिव और हेट फिल्ड एजेंडा है उससे वो जब हटेंगे तो अपने आप उनके अंदर वो मायूसी भी कम होगी और एक कंस्ट्रक्टिव विजन मुल्क के लिए उनके सामने आएगा। ओके, युवा साथी एक्सक्लूसिव में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।